Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called चंदू चैंपियन जो कि आई है 2024 में। मैंने खुद इसे थिएटर में जाकर वॉच किया। पर्सनली ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी टाइम के बाद में एक स्पोर्ट्स मटेरियल मूवी हम लोगों के सामने आई है, या फिर इसे कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी। ये कहानी एक ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 2017 में महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस स्टेशन से, जहां पर हम देख पाते हैं इस कहानी के लीड एक्टर मिस्टर मुरलीकांत पेटकर के साथ में, जो कि इस वक्त पुलिस स्टेशन आए होते हैं अपने बेटे के साथ में, जिनका कहना पुलिस इंस्पेक्टर से था कि मुझे एक कंप्लेंट करनी है, चीटिंग की एफआईआर दर्ज करवानी है अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहां पर पुलिस भाई साहब का कहना था कि क्या बात है सर, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर ही केस कर देना चाहते हो, किस बात की आपको दिक्कत है, जरा खुलकर तो बताइए। जहां पर मिस्टर मुरलीकांत का कहना था कि उन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी। 40 साल पहले मुझे अर्जुना अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाना था, मगर अभी तक मुझे नहीं मिला। खैर यहाँ पर थोड़े से कॉमेडी सीन्स भी आते हैं, मगर उनको थोड़ा सा बैकवर्ड करके डायरेक्टली आते हैं स्टोरी लाइन पर। अब यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में और हम बचपन के मुरलीकांत को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने भाई के साथ में कोंकण रेलवे स्टेशन पर आया था एक ऐसे शख्स को देखने के लिए जिसने ओलंपिक में भारत को मेडल जितवाया। उसे देखकर वो काफी ज्यादा फैसिनेट हो चुका था और अब उसे भी भारत के लिए ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड लाने की एक अलग सी धुन सवार हो चुकी थी। उसका बड़ा भाई उसे बताता है कि आज तक कोई भी इंडिया के लिए गोल्ड लेकर नहीं आ पाया, जो भी लेकर आए हैं यानी कि अभी तक ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर ही लेकर आए हैं। मुरलीकांत एक गरीब परिवार से थे और घर पर जैसे ही उसके पिताजी आते हैं तो पूछते हैं कि क्या बच्चों ने पढ़ाई वगैरह करी, और मुझे आज घर पर आने में लेट हो गया क्योंकि शहर में एक हुजूम सा उमड़ा पड़ा था, क्योंकि कोई तो था जो कि आज मेडल जीत कर गाँव आया था। कि तभी मुरलीकांत बोल पड़ता है कि हाँ वो तो ओलंपिक में जाकर भारत का नाम रोशन करके आया है, एक दिन मैं भी बापू ऐसे ही भारत का नाम रोशन करूंगा। मगर इस पर उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनका कहना था कि भारत का नाम रोशन करने से पहले घर का नाम रोशन कर ले, पढ़ाइयां पूरी कर ले अपनी। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, हम यहाँ पर उनके टीचर को देख पाते हैं, जो कि क्लासरूम में मौजूद सभी बच्चों से पूछते हैं कि आखिर बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो कोई कहता है कि डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि फौजी बनूंगा। तो हमारे मुरलीकांत जी की जब बारी आती है तो वो बताते हैं कि वो बनेगा बड़ा होकर पहलवान और लेकर आएगा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल और बनकर दिखाएगा एक चैंपियन। लेकिन सारे के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसी बात पर मुरलीकांत की बाकी बच्चों के साथ मार कुटाई हो जाती है। बाहर बच्चे उसे कहने लगते हैं कि तू कोई चैंपियन नहीं, तू तो है चंदू, तू क्या बनेगा चंदू चैंपियन। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है, उसकी मार पिटाई से छुड़वाता है और फिर उसे समझाता है अगर तुझे अपने आप को चैंपियन कहलाना ही है तो पहले कुछ करके तो दिखा, अभी तक तूने कुछ किया ही नहीं रहा और डायरेक्टली अपने आप को चैंपियन बता रहा है। तब मुरली भी सोचने लगता है कि हाँ ये बात तो सही, आखिर उसने अभी तक किया क्या है, उसे पहले कुछ लोगों को कुछ करके दिखाना होगा। तभी उसका बड़ा भाई उसे गणपत उस्ताद के पास ले जाता है और कहता है कि उनके पैरों में जाकर गिर जाना, क्योंकि वही है जो तुझे पहलवान बना सकते हैं। जिसके बाद तो मुरली जाकर उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे कुश्ती सिखा दीजिए। और ऐसा करते करते काफी दिन बीतने लगते हैं। हर दिन वो पहलवानी के नए दाव पेच देखता रहता था, क्योंकि गणपत जी उसे सिखाते कुछ नहीं थे, क्योंकि इस वक्त उस अखाड़े में या फिर कहें कि दंगल में मुरली की एज जितना कोई भी नहीं था। सारे के सारे बड़े धुरंधर और ज्यादा ताकतवर लोग थे। और ऐसा करते करते काफी साल बीत जाते हैं और कहानी आ जाती है 1963 में, जहाँ इस वक्त मुरलीकांत बड़ा हो चुका था। हर कोई उसे चंदू चैंपियन करके बुलाने लगता था, तो अब उसका नाम ही चंदू पड़ चुका था। एक दिन इनके गांव का मुकाबला दूसरे गांव के पहलवानों से होने वाला था, तो गणपत जी कहते हैं कि यार पाटिल की टीम से अपनी लड़ाई होने वाली है, तो इस बार तुम्हें हारना है, क्योंकि वो मेरी बहन का पति है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा। तो गाँव के पहलवान कहने लगते हैं कि अगर हम किसी नए खिलाड़ी से हार गए तो गांव में आखिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, हम तो किसी से लड़ाई नहीं करेंगे और जानबूझ कर नहीं हारेंगे। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब नेक्स्ट डे होने वाले दंगल में भिड़ेगा कौन। कि तभी इन्हें सामने से चंदू दिखाई पड़ता है, तो इन्हें लगता है कि यही सबसे बेस्ट अपोनेंट रहेगा उनके साथ लड़ाई करने वाला और हार जाने वाला। तो जैसे ये बात चंदू को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाता है और नेक्स्ट डे दंगल के लिए निकलने वाला होता है। कि तभी उसके पिताजी उसका कान पकड़ लेते और कहते हैं कि एक नया रुपया तो तुझसे कमाया नहीं जाता और ऊपर से दंगल में जाकर पहलवानी करने वाला है, जाकर पहले कुछ कमा कर लेकर आ और उसके बाद में पहलवानी के लिए जाएगा। लेकिन चंदू समझाता है कि पापा आज बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे काफी सालों के बाद पहली बार मौका मिला है दंगल में जाकर लड़ाई करने का, अपना हुनर दिखाने का और भारत के लिए ओलंपिक से एक मेडल लेकर आने का, मुझे मेरा सपना पूरा करने दीजिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि बेटा आज तेरा रिजल्ट आने वाला है, देखूंगा कि अगर तू पास हुआ तो दंगल जाएगा और अगर फेल हुआ तो जाकर अपना ही काम
संभाल लेगा। तो बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, टेलर होते हैं यानी कि दर्जी वगैरह, जिस पर न चाहते हुए भी चंदू को अपने पिताजी की बात माननी पड़ती है और ये लोग पहुंच जाते हैं स्कूल। लेकिन रिजल्ट होना क्या था, वो हो चुका था फेल। अब कहीं बाप के जूत ना पड़ जाए इसी चक्कर में वो वहां से दंगल की ओर भाग जाता है। अब एक तरफ जहां पाटिल का बेटा दगड़ू जो कि एक नए अपोनेंट की तलाश में था, अब बेसिकली वही दगड़ू होता है जिसने बचपन में चंदू को मारा भी था। तो अब चंदू तो वैसे भी दगड़ू से गुस्सा खाया हुआ था, ऊपर से पिताजी के जूते पड़ने वाले थे, कुछ घर पे कमा कर भी लेकर आना था, तो ऑलरेडी माइंड पर ढेर सारा प्रेशर था कुछ कर दिखाने का। तो इसी चक्कर में वो उसे धोबी पचाड़ करके देता है। अब यहाँ पर पाटिल और गणपत के बीच में झगड़ा हो जाता है। उनका कहना था कि भैया तू ट्रेंड पहलवान कैसे लेकर आ गया, तूने हमारी इज्जत नहीं रखी। जहाँ पर गणपत खुद कहता है कि मैं तो शॉक्ड हूँ क्योंकि मैंने कभी चंदू को इस तरीके से लड़ते हुए नहीं देखा। खैर अब इन दोनों की मार कुटाई में चंदू बेचारा फंस जाता है और अब पाटिल के लोग उसे मारने वाले होते हैं कि तभी गणपत के बाकी के सारे पहलवान आकर उनके लोगों को रोकते हैं और चंदू को यहाँ से दूर भाग जाने को कहते हैं। अब वो बेचारा भागता भागता पहाड़ से उतरकर नदी में तैरकर एक ट्रेन को पकड़ लेता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात करनैल सिंह से होती है और वो उसका साथ निभाता है और उसे गुंडों से बचा लेता है। रात को वो बताता है कि भाई मैं तो फौज की भर्ती के लिए जा रहा हूँ, आखिर तू किस लिए लोगों से भाग रहा था। जहाँ पर चंदू उसे अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है और कहता है कि मुझे तो ओलंपिक में जाकर इंडिया के लिए मेडल लाना है। जिस पर कर्नल बताता है कि हाँ, फौज ही तो वो जगह है जहाँ से मिल्खा सिंह और ध्यानचंद जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स निकल कर आए हैं, तो चल तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। गाँव के लोगों ने तुझे गाँव से भगाया नहीं बल्कि तुझे अपनी किस्मत की ओर दौड़ाया है, तो इसे एक पॉजिटिव पॉइंट समझ। और नेक्स्ट डे चंदू भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीधा फौज में भर्ती हो जाता है। इनकी खूब अच्छी ट्रेनिंग होती है और फिर चंदू और इसी के साथ कर्नल सिंह सिकंदराबाद के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। सिकंदराबाद यानी कि इनका नेक्स्ट ट्रेनिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ आने के बाद में इनकी कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इन्हें डेली मार्च परेड करवाया जाता है, इनके बाल तक कटवा दिए जाते हैं। अब एक दिन यूं ही बैठकर बातचीत करते वक्त चंदू बताता है कि उसे इंडिया के लिए मेडल लेकर आना है, वो भी ओलंपिक्स में। तो कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं, तो चंदू कहता है ए हंसता काय को है। और इसी चक्कर में इनके बीच मार कुटाई हो जाती है, जहाँ पर इनके कमांडर आकर चंदू को फौज से निकल जाने के बारे में कहते हैं। चंदू कहता है कि मैं वापस अपने गाँव जा नहीं सकता क्योंकि मेरा एक सपना है जिसे मैं पूरा कर कर ही लौटूंगा, इसके अलावा मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं है। इस बात को कमांडर समझते हैं और उसे अगले दिन सुबह 6 बजे टाइगर अली से मिलने के बारे में कहते हैं। जैसे ही सुबह नेक्स्ट डे 6 बजे जब वो टाइगर अली से मिलता है तो वही बन जाते हैं उसके अगले उस्ताद, जो कि उसे बताते हैं कि कुश्ती में तो तू जा नहीं सकता मगर उसकी जगह बॉक्सिंग तेरे लिए बेस्ट रहेगी। और यहीं से उसकी अगली शुरुआत होती है, जिसके बाद तो चंदू रात दिन एक करके अपनी फिजिक को डेवलप कर लेता है और फिर पहुंच जाता है टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के बॉक्सिंग मैच में। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात नयनतारा से भी होती है, जो कि ऑब्वियसली कहानी की हीरोइन है, मगर कहानी को पूरा अपने दम पर यानी कि अपनी एक्टिंग के दम पर खींचने वाले कार्तिक आर्यन ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। खैर ये तो मैं आगे जाके एक रिव्यू में बताऊंगा ही। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और टाइगर अली हर एक अपोनेंट को बहुत ही बारीकी से चेक कर करके उनकी सारी डिटेल्स कर्नल और इसी के साथ चंदू को देते जाते हैं कि किसी का लेफ्ट हैंड तगड़ा है तो कोई अटैक ही अटैक करता रहता है यानी कि डिफेंस नहीं करता, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है तो किसी का पंच बहुत भारी है। और इन्हीं सभी बारीकियों को नोटिस करते करते अब चंदू पहुंच चुका था फाइनल राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल तक उसके सारे मैचेस क्लियर हो चुके थे। अभी तक 3 लोगों को वो हरा चुका था। तभी कुछ न्यूज चैनल वाले और नयनतारा भी आकर उसे कहती हैं कि क्यों ना आपका एक इंटरव्यू हो जाए। अब यहाँ पर उसके जो अली थे यानी कि टाइगर अली, उनके ट्रेनर, वो कहते हैं कि फाइनल मैच होने से पहले अपने अपोनेंट की सारी कमियों को जान ले, अगले दिन ही मैच है, थक जाएगा, कमजोरियां नोटिस नहीं कर पाएगा तो मारा जाएगा, ओलंपिक खत्म, तेरी बॉक्सिंग खत्म, तेरा सपना खत्म। लेकिन चंदू और इसी के साथ कर्नल कहते हैं कि प्लीज आज पहली बार ही तो इंटरव्यू का मौका मिला है, जाने दीजिए। अब जहाँ एक तरफ ये लोग अपने इंटरव्यू के अंदर बैठे होते हैं, इंग्लिश तो खैर ना आती नहीं थी मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो इंटरव्यू में बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टाइगर अली पूरी तरीके से युगांडा के बॉक्सर को नोटिस कर रहे थे कि उसकी स्पीड कितनी है, उसके पंचेस की डेप्थ कितनी है, कितने ज्यादा पावर के साथ में वो अटैक कर रहा है। और उन्हें मालूम चल चुका था कि इस कंपेटिटर के सामने चंदू टिक नहीं पाएगा। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि नेक्स्ट डे चंदू सिर्फ और सिर्फ नयनतारा को इंप्रेस करने के लिए बार बार उसकी तरफ देख रहा था, उस युगांडा के ब्लैक बॉक्सर के मूवमेंट को ठीक से पहचान नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में वो हार जाता है और सिर्फ सिल्वर ही जीत पाता है। खैर सिल्वर मेडल भी कोई कम बात नहीं होती है, मगर इस बात से टाइगर अली काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो उससे कम से कम 2-3 महीने तक बात नहीं करते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि अगेन टोटल एशिया ओलंपिक्स में मुरलीकांत का नाम आ जाता है बेस्ट फाइटर में, क्योंकि युगांडा से अगर वो लड़ा था जो दूसरा फाइटर था तो अफ्रीका के लिए हुआ, एशिया में जो होता है वो इंडिया भी काउंट
होता है तो मुरलीकांत को अगेन लड़ने का मौका मिलने वाला था, तो उससे कोच करने के लिए यानी कि अपने ट्रेनर की जरूरत थी। तो वो आकर अली सर को कहता है कि सर मेरे पास लेटर आया है, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी ट्रेनिंग पूरी करवा दीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि अगले वाले बॉक्सिंग मैचेस में मैं जीत कर और गोल्ड लेकर अपने इंडिया के लिए आऊं। मगर तभी वहां पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। इसी बीच ये लोग बचने की काफी कोशिश करते हैं, करनैल को भी गोली लग जाती है, इनके सर यानी कि टाइगर अली को भी लग जाती है, और बचता है चंदू जो कि पानी लेने के लिए जा रहा होता है अपने सर के लिए, और उसे भी टोटल 9 गोलियां लग जाती है, पैर, हाथ, रीढ़ की हड्डी, पीठ में और बहुत सारी जगह। देन सीन शिफ्ट होता है 1967 में, यानी कि 1965 में लड़ाई हुई थी, इसके 2 साल बाद की ये कहानी है। 2 सालों तक वो सिर्फ और सिर्फ बेड रेस्ट पर था, ना ही उसके हाथ पैर हिल रहे थे, मतलब हाथ तो हिल रहे थे मगर पैर नहीं हिल रहे थे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में एक गोली फंसी हुई थी और उसे निकालना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था। अगर उसे निकाल दिया जाता तो चंदू की जान भी जा सकती थी। अब ये बात नोटिस कर लेते हैं कुछ देश के फौजी, जिन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत ही माहिर खिलाड़ी था, अपने टाइम में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, तो इन्हें इस फालतू के हॉस्पिटल से निकालकर शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। जहां पर अब हमें कहानी के एक और कैरेक्टर राजपाल यादव यानी कि टोपाज भी इंट्रोड्यूस होते हैं। अब टोपाज क्या होते हैं? बेसिकली होते तो यहाँ के चपरासी हैं, मगर लोगों के लिए सीक्रेटली दारू वगैरह लाना, जुए का सामान अरेंज करना, गंदी गंदी मैगजीन्स वगैरह लेकर के आना, तो ये सारे काम टोपाज किया करता था, और ऊपर से जो पैसे मिलते थे उनका मटका यानी कि जुआ खेला करता था। अब ऐसा करते करते दिन निकलते जाते हैं और चंदू के ऑपरेशन की फाइनल स्टेज आ जाती है, जहां पर एक बार तो उसके माता पिता भी आए होते हैं उससे मिलने के लिए। तो चंदू बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, अपने घर जाऊंगा, अपने घर वालों के साथ रहूंगा। जहां पर उसके बड़े भाई का कहना था कि यार चंदू तुझे बुरा तो लगेगा, मगर एक बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई आई वगैरह नहीं है तेरी सेवा करने के लिए, तेरे पैर पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, तेरी सूसू पॉटी वगैरह करना अब हमारे बस की बात नहीं है। एक तो वैसे भी हमारा खर्चा चल नहीं रहा, और अगर तू और आ जाएगा तो तेरा बर्डन भी हम पर होगा, तो बेटर यही है कि यार तू यहीं हॉस्पिटल में ही रह। देखा जाए तो चंदू पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा था। जहाँ एक तरफ वो नेशनल बॉक्सिंग के लिए नहीं जा पाया, वहीं दूसरी तरफ उसकी गोलियां लगकर हालत खराब हो चुकी थी, घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया था, फौज से वो निकल चुका था, मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट पे ही उसे कह सकते हैं। तो बस ये टूटा हुआ चंदू अपनी जान देने वाला था। वहीं सीन शिफ्ट होता है करंट सिचुएशन पर, जहां पुलिस स्टेशन वाले लोग भी कह देते हैं कि भैया आपकी जो कहानी है, अगर आप गोल्ड लाए होते तो हम थोड़ा बहुत आपको अर्जुन अवार्ड वगैरह दे सकते थे। अब यहाँ पर चंदू बताता है कि अर्जुन अवार्ड उसे खुद के लिए नहीं चाहिए, अपने गाँव के लिए चाहिए, क्योंकि अगर किसी गाँव में अगर एक एथलीट मौजूद होता है तो सरकार उस गाँव को थोड़ा बहुत डेवलप करवा देती है, एज वेल एज नई सड़कें बनवा देना, बिजली की लाइन बिछा देना, पानी के पाइपलाइन वगैरह फिट करवा देना। तो इनके गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसमें पुलिस भी उनकी कुछ मदद नहीं कर पाती और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। और जब ये बस में जा रहे होते हैं तब वहां पर चंदू अपने बेटे को एक कहानी और बताता है कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनकी पूरी तरीके से उम्मीद टूट चुकी थी। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि आज वो अपनी जान देकर रहेंगे। तो वो टोपाज को कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी शराब ला दे और कुछ नींद की गोलियां भी ला दे, और ये पैसे कुछ मैं मटके पर लगाना चाहता हूँ। मुरली ने नंबर लगाए थे 1, 2, 3 और वही नंबर टोटल 44,000 जीत जाते हैं। लेकिन जब तक टोपाज चंदू के पास आता है, हालत देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसने तो बहुत सारी शराब पी ली और गोलियां खा ली, जो कि मरने का बिल्कुल ग्रीन फ्लैग था। मगर चंदू की किस्मत इतनी तेज कि उसे उल्टियां आ जाती है और वो मरने से बच जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए उसके टाइगर अली सर आते हैं और उसे दारा सिंह के एक मैच में लेकर जाते हैं। वहां दिखाते हैं कि कोई एक 40 साल का आदमी है जो कि फाइट में अभी भी उतरा हुआ है और 25-30 साल के नौजवानों के साथ भिड़ रहा है और जीतने की कोशिश कर रहा है। टाइगर सर का समझाना था कि देख यार, इंसान के अंदर का जज्बा अगर जिंदा है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। जब तक इंसान जिंदा है तो उसके अंदर का जज्बा भी जिंदा रहना चाहिए। तेरी टांगे खराब हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरा सपना खराब हो गया। ओलंपिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल यानी कि रेगुलर ओलंपिक्स और एक होते हैं पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में वो लोग शामिल होते हैं जो कि थोड़े से फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है या तो किसी का हाथ ना होना, किसी का पैर ना होना, या थोड़ा सा कोई फिजिकल डिसेबल होना। तो ऐसे लोग भी ओलंपिक्स में जाकर अपने देश के लिए कोई ना कोई मेडल लेकर आ सकते हैं। जहां पर चंदू कहता है कि मेरे पैर तो काम नहीं करते तो आखिर मैं बॉक्सिंग कैसे लड़ूंगा। जहां पर टाइगर सर का कहना था कि जरूरी थोड़ी ना है कि तू सिर्फ बॉक्सिंग ही करे, इसमें और भी गेम्स होते हैं। जिसके बाद वो उसकी स्विमिंग की
ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और पुलिस वाले सब कुछ मिलकर लोग सोचने लगते हैं कि यार जो ये शख्स आया था यानी कि मुरलीकांत पेटकर, ये जो भी बातें बोल कर गए क्या सचमुच सही थी, मतलब सच थी या झूठ थी। तो लोग उसे एक एडवाइस देते हैं कि क्यों ना एक पत्रकार को इनके गांव यानी कि इनसे मिलवाया जाए और एक इनका इंटरव्यू क्रैक करवाया जाए, जहां पर अगर सच्चाई होगी तो आपको मेडल मिल जाएगा और अगर झूठी बात होगी तो सारा का सारा ब्लेम पत्रकार पर आ जाएगा, तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। जिसके कुछ दिनों बाद में एक पत्रकार इनके गांव में पहुंचता है और जब मुरलीकांत जी से उनका इंटरव्यू लेने के बारे में बात करी जाती है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं और ये भी कह देते हैं कि अब उन्हें अर्जुन अवार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव की सड़क के लिए ये सारी की सारी पड़पंच कर रहे थे। पुलिस स्टेशन में आए थे प्रेसिडेंट के खिलाफ एक चीटिंग का केस दर्ज करवाने के लिए, मगर जब पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया तो अब खुद की जेब के पैसे लगवा कर वो इस गांव के लिए सड़क बना रहे थे और जिन लेबर्स की जरूरत थी वो ये गांव वाले खुद ही थे जो कि इस गांव को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे। अब ये बात उस इंटरव्यू लेने वाले को काफी टच कर जाती है, ये बात वो अपने सीनियर्स तक पहुंचाता है, मगर उसके सीनियर्स भी इस बात की पुष्टि कर लेना चाहते थे कि क्या सचमुच 1967 में मुरलीकांत नाम का कोई शख्स फौज में था जो कि ओलंपिक्स के लिए जर्मनी गया था। इसलिए यहाँ से कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मुरलीकांत को पैरा ओलंपिक के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, मगर ये बात रिकॉर्ड्स में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि 1980s के टाइम पर जब कंप्यूटर आए तो कंप्यूटराइजेशन के चलते सारे के सारे रिकॉर्ड्स को उसमें डाला गया, मगर ये सारी किस्से कहावतें 1967 के थे। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन जो था वो फिजिकली था, यानी कि रिकॉर्ड्स में मैन्युअली था, डिजिटली कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और अब यहाँ से कहानी हो जाती है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मुरलीकांत की फाइल मैन्युअली निकाली जाती है और उसे रीड किया जाता है तो उसमें ऐसे भी और चीजें थी जो कि कभी किसी अखबार कभी किसी रिकॉर्ड में आई ही नहीं। जहाँ कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है और हम देख पाते हैं जर्मनी म्यूनिक में हमारे नए पैरा ओलंपिक के स्विमर मिस्टर मुरलीकांत पेटकर को। यहाँ पर और भी देशों दुनिया के अलग अलग कंपेटिटर्स आए थे जिनके साथ उनका मुकाबला था, मगर उसी रात को वहाँ एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, काफी सारे खिलाड़ी उसमें मारे जाते हैं और बहुत सारे गेम्स कैंसिल करवा दिए जाते हैं। मगर इनका जो गेम था यानी कि स्विमिंग था वो स्टिल अवेलेबल था। तो नेक्स्ट डे जब इनकी परफॉर्मेंस थी तो ज्यादा तेज तैरने के चक्कर में मुरलीकांत का सर फूट जाता है दीवार में। हालांकि सेमीफाइनल राउंड क्लियर करने के लिए उनका नंबर 4th पर आना जरूरी था और ऐसा वो कर चुके थे। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सर फूट जाने की वजह से एक तो उनके सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो चुकी होती है और ऊपर से सर में स्वेलिंग भी आ चुकी थी, क्योंकि हड्डी के हल्के से क्रैक होने की वजह से कान में से खून भी निकल रहा था। तो टाइगर सर का कहना था कि तुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तेरा ट्रीटमेंट चलेगा और हम यहाँ से इंडिया निकल जाएंगे, अगर तू तैरने के लिए पानी में उतरा तो मारा जाएगा। जहाँ पर मुरलीकांत का कहना था कि अगर मैं इस कंपटीशन में नहीं उतरा तो भी मारा जाऊंगा, क्योंकि यहाँ इतनी दूर तक आने के बाद में उस कंपटीशन को बिना लड़े निकल जाना ये मेरे खून में नहीं है, मैं जीतने के लिए आया हूँ और बिना जीते जाऊंगा नहीं। इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद भी, सर फूटा हुआ होने के बावजूद भी वो पानी में कूद पड़ता है और तैरने लग जाता है। वहीं हम उसकी पुरानी कुछ यादों को देख पाते हैं कि कैसे पाटिल के लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, फौज में उस पर गोलियां चल रही है, घर वालों ने उसे छोड़ दिया, जंग में वो कई बार हारा और यही सारी यादें, यही सारा जोश और जुनून उसके अंदर भर जाता है और फाइनली मुरलीकांत पेटकर जीत जाता है उस स्विमिंग कंपटीशन को 1972 में, जो कि भारत के लिए गर्व की बात थी। देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ अब ये कहानी पहुंच चुकी होती है पार्लियामेंट तक भी। तो बड़े बड़े राजनेता वगैरह आकर उनसे मुलाकात करते हैं और अब उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए नहीं बल्कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसी के साथ ही बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है, जिसके बाद में एंड में कुछ रियलिस्टिक फोटोज यानी कि जो ओरिजिनल उनकी लाइफस्टाइल से कुछ फोटोज थी वो दिखाई जाती है। तो मूवी बड़ी ही अच्छी थी, मुझे भी पर्सनली बहुत बढ़िया लगी। ये कहानी यानी कि मुरलीकांत जी पेटकर की और भी काफी सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मुझे गर्व है कि मैं एक एक्सप्लेनर ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों के ऊपर काम करता हूं और फ्री में उन लोगों तक पहुंचाता हूं जो कि थिएटर में जाकर मूवीज को नहीं देख पाते हैं। सो आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में आपका पैसा, आपका टाइम भी बचा होगा, ऊपर से मुरलीकांत पेटकर के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी जो कि भारत के एक हिडन जेम थे। ऐसे ही और मूवीज देखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।